मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नहीं रुको 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 रुको, जो बुक में वही नाम लिखेंगे। बुक में नाम लिखा हुआ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। और फिफ्थ है साउंड। टोटल वैसे साइंस में बात करें तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं। 5 फिजिक्स में है, 4 केमिस्ट्री में है और 5 बायोलॉजी में है। समझ गए? तो टोटल कितना हो गया? 14 ना। तो टोटल 14 चैप्टर्स है साइंस में। क्लास 8 में तो और ज्यादा पढ़ा होगा, 18 चैप्टर है ना उसमें। क्लास 8 में 18 चैप्टर है साइंस में, यहाँ पर 14 ही 14 हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम लेगा ये। देखो क्लास 8 में पढ़ा होगा तो फिर साइंस का बुक कुछ ऐसा होगा नहीं। तो ऐसा आपको इतना मोटा सिर्फ फिजिक्स का रहेगा क्लास 9 में। केमिस्ट्री का कोई सही रहेगा, बायोलॉजी का कोई सही रहेगा। चलो समझते हैं सबके बारे में पहले बढ़िया से। देखो इधर रेस्ट एंड मोशन में हमें मोशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, कि बॉडी मूवमेंट करता है तो उसके बारे में बहुत सारा हमें टर्म्स सीखना है और बहुत सारा नॉलेज लेना है। जैसे हम चल रहे हैं तो कौन सा मोशन है, इससे रिलेटेड क्या क्या फिजिकल टर्म्स है, वो सब के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में सीखते हैं। समझ गए? और जो फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे, जो भी टर्म सीखेंगे, वो सारा टर्म से यूज किया जाता है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर क्या है? फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये भी मोशन से रिलेटेड है। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है ना, उसका मैक्सिमम कंसेप्ट आपको सेकंड चैप्टर में यूज किया जाएगा। समझ गए? और फर्स्ट और सेकंड ये दोनों का कंसेप्ट यूज किया जाता है किस चैप्टर में? थर्ड चैप्टर में, ग्रेविटेशन में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं अगर हमें समझ में आया तो सेकंड में भी दिक्कत होगा। और फर्स्ट और सेकंड अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा और थर्ड चैप्टर अगर पढ़ने लगा, मान लो बीच में ज्वाइन किया और सीधा ग्रेविटेशन पढ़ने लगा, तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फिर दोबारा हम नहीं समझाएंगे इसमें। तो इसका कंसेप्ट यूज किया जाएगा इसमें नया बहुत सारा कुछ है, बट ये दोनों का यूज होता है। फिर ये तीनों को मिलाकर फिर यहाँ पर यूज किया जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा सा ग्रेविटेशन यूज होता है, हल्का सा, थोड़ा सा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कुछ फार्मूला यूज किया जाएगा और कुछ रेस्ट एंड मोशन का यूज किया जाता है। समझ गए? साउंड थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का यूज किया जाएगा। रेस्ट एंड मोशन का 1-2 फार्मूला यहाँ पर आएगा, ये अलग सा चैप्टर है, ठीक है। ये 5 चैप्टर आपका सिलेबस में है। बुक तुम लोग बाई करोगे, खरीदोगे एस चंद का, ठीक है। एस चंद का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एस चंद में पूरा एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। समझ गए? और आपका सीबीएसई का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। जो सीबीएसई का हम लोग का सिलेबस है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी का पूरा ये में रहेगा और इसका अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारा दिया हो रहता है, जिससे कि प्रैक्टिस करेंगे तो काफी बढ़िया हो जाता है चैप्टर, ठीक है। और बताए थे, कल भी बताया था तुम लोग को कि एस से तो पूरा क्वेश्चन करवाएंगे ही। हर चैप्टर से लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर चैप्टर से, जिसमें न्यूमेरिकल का संख्या कम से कम 250 रहेगा। 250 न्यूमेरिकल करवाएंगे, कम से कम इतना रहेगा। तो एस सब पूरा करवाएंगे, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और इसके बाद अलग से आपको एक देंगे मॉड्यूल टाइप का, मतलब असाइनमेंट देंगे, उससे भी आपको बनाकर लाना होगा। तो हर चैप्टर से हम जो देंगे ना, वो कम से कम 100 क्वेश्चन रहेगा अलग से, ठीक है। बाकी बुक में 200 क्वेश्चन के आसपास है, तो लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएगा हर चैप्टर से, ठीक है। अब ये 5 चैप्टर तो हमारा सिलेबस हो गया ना। इसके अलावा आपको कुछ चैप्टर्स और पढ़ा देंगे फिजिक्स में। देखेंगे तुम लोग का परफॉर्मेंस, अगर मेहनत बढ़िया से करते हो
सब कुछ अगर बढ़िया से चलता है तुम लोग को लगेगा कुछ दिन बाद कि हाँ मेहनत कर रहा है बढ़िया से, तो कुछ चैप्टर्स और हैं फिजिक्स में जो आपके बुक में नहीं है, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कहीं भी जाओ 10th के बाद जहानाबाद में यही रहो, स्टार में कभी रहो या कोटा जाओ, पटना जाओ, तो कहीं दिक्कत 11th क्लास में ना हो। उसके लिए तुम लोग पूछना किसी भैया दीदी से, जब वो 10th पास आउट होकर जब जाता है ना पटना कोटा या जहानाबाद में मान लो कि रह जाता है, ठीक है, तो पटना कोटा जब जाता है, पटना कोटा की बात कर लेते हैं, तो वहां पर जाता है तो उसको एकदम से नया लगता है, कुछ भी पढ़ाई होता है ना तो उसको लगता है कि एकदम से नया है, जबकि नया कुछ भी नहीं है। वो सब 11th क्लास में 9th क्लास का ही पूरा फिजिक्स है, समझ गए। बेसिक जो है ना 11th क्लास का जो बेस है ना वो क्लास 9th का है। अब 9th में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ा रहता है और अच्छा से नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से ना वो 11th क्लास में जाएगा तो सब कुछ उसको नया नया दिखेगा, और नया नया दिखता है ना तो सब कुछ नया दिखेगा, तो क्या करेगा, बहुत सारा कुछ बाउंस कर जाता है, पता नहीं चलेगा। फिर होता क्या फाइनली बच्चा बोलता है कि सब पटना में जाने के बाद, कोटा में जाने के बाद वही टिकेगा जो तेज विद्यार्थी है, से समझ में नहीं आता है, 20-30% समझ में आता है, बाकी सब ऊपर से पार कर जाता है। अब तो जब सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसमें वो क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं होगा। इसलिए जब वो आईआईटी का एग्जाम देता है या नीट का एग्जाम देता है ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है, वही क्वालिफाई करता है जिसका 9th से बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक ना, जिसका 9th 10th बहुत मजबूत है, उसी को 11th 12th में समझ में आएगा, और वही बच्चा आईआईटी जेईई एग्जाम पूरा नाम होता है इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, तो आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाता है या नीट का क्वालिफाई कर पाता है, समझ गए। नीट पता है मेडिकल फील्ड में है ये, और ये इंजीनियरिंग फील्ड में है। मैथ लेकर पढ़ोगे तो आईआईटी का एग्जाम बच्चा देता है, और मैथ छोड़कर मैथ के जगह पर बायोलॉजी लेते हो तो नीट का एग्जाम देता है, तो उसका 9th बेस है, समझ गए। तो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही जहानाबाद में कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, आप लोग बहुत फायदा करेगा ये। कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जैसे कुछ नाम बता देते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये एक चैप्टर है जो काफी बेसिक चैप्टर है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे हैं कि ये सब चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा देंगे आपको हम, बाकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो लिखवाए ना उसको लेवल ना थोड़ा सा और अप कर देंगे, बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे और थोड़ा सा अप कर देंगे ताकि 11th में दिक्कत ना हो। 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, समझ गए। फिर सेकंड चैप्टर जो लिखवाए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो भी 11th में पढ़ना है, तो उसमें भी थोड़ा सा लेवल ना बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो 5 चैप्टर बताए ना वो 5 चैप्टर आपको भविष्य में पढ़ना है। उसके अलावा ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद साउंड जब पढ़ाएंगे तो उसके साथ एक चैप्टर है वेव, साउंड के साथ एक आता है वेव, ठीक है, जो कि अलग है एकदम से, जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो वेव आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, आपके बुक में बस सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन है, समझ गए, हम इसको चैप्टर बनाकर पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर तो है ही आपके सिलेबस में, ग्रेविटेशन भी है। इसके बाद रिलेटेड है आपको हम पढ़ा देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन छोटा सा चैप्टर है, क्लास 11th में पढ़ना है, मोशन से ही रिलेटेड है। और ग्रेविटेशन ऑफ मैटर, एक और आपको पढ़ा देंगे, पूरा समझ में आएगा, सब समझाने की गारंटी मेरा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, ये 5 चैप्टर आपको हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, 5 हो गए ना एक्स्ट्रा। यूनिट मेजरमेंट, वेव जो कि साउंड के बाद पढ़ाएंगे, इसको साउंड पढ़ा लेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पहले ही पढ़ाएंगे आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन भी पहले ही होगा जब फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, तो फिर उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो 5 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा हम देंगे, लिख लिया। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर हेडिंग लगाओ, लिखो, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स हम लोग।
बस स्टार मेकर में तो कुछ तो एक्स्ट्रा है ना, फिजिक्स नाम ही कोचिंग का स्टार मेकर फिजिक्स क्लासेस, तो फिजिक्स में कुछ एक्स्ट्रा रहना चाहिए, है ना। लिखेंगे चैप्टर का नाम रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, चैप्टर नंबर 1। चलो बाबू ध्यान देना, रेस्ट एंड मोशन। वैसे फिजिक्स का मीनिंग समझते हो तुम लोग? अगर तुम लोग से पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, देन व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज फिजिक्स? बताओ, व्हाट इज फिजिक्स? अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है। सबसे पहले तो ये बोलोगे ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। समझ गए ना? नेचुरल फेनोमेना के बारे में जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। समझ गए? फिजिक्स मतलब हर कोई को समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? बिना फिजिक्स का लाइफ नहीं चल सकता है। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 पार्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। समझ गए? फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में जितना भी चीजों का हम यूज करते हैं ना, उस सब में फिजिक्स घुसा हुआ है, सब में फिजिक्स है। अब देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बायोलॉजी नहीं है, ये क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के वजह से हम देख रहे हैं। आपको क्लास 10th में पढ़ना है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहां पर सीखना होता है कि हम कैसे किसी चीज को देखते हैं, कब देखते हैं, कब नहीं देखते हैं, क्या डिजीज होता है आई में, तो सब फिजिक्स में पढ़ना है। समझ गए? लाइट फॉल हो रहा तभी देख रहे हैं, बिना लाइट के देखेंगे नहीं। तो लाइट क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। क्लास 8 में पढ़ा था ना, लाइट क्या है? फिजिक्स में पढ़ना था। बोल रहे हैं, साउंड 9th में पढ़ना है, क्या ये? फिजिक्स है। देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन, ये क्या है? फिजिक्स है। तो सुबह से जग कर रात सोने तक मैक्सिमम चीजों का जब हम यूज करते हैं ना, उसमें हम ये कह सकते हैं कि 90% फिजिक्स लगता है सब जगह पे। समझ गए? हर जगह पे फिजिक्स। समझ रहे बात को? तो ये मान लो कि डिजिटल बॉडी बना हुआ है ना, तो ये पूरा फिजिक्स है, इसमें पूरा फिजिक्स लगा हुआ है। समझ गए? इसके अंदर सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेज लगे हुए हैं, सब क्या है? किसमें पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। ये फैन चल रहा है, फिजिक्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में पढ़ना है। तो हर कुछ विंड फ्लो हो रहा है तो भी क्या है? फिजिक्स है। तो सब जगह आपको फिजिक्स ही दिखेगा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करो फिजिक्स है। ठीक है? तो सबको फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है। हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी तुम जो भी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर ना, सबको नेचर से रिलेट करना है। अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी फिनोमेना हो रहा है, घटनाएं घट रही है, तो उससे रिलेट कर करके चलना है हम लोगों को, हर टॉपिक को। तब जाकर फिजिक्स फील कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है? क्योंकि फिजिक्स जो है ना बाबू, वो फील करने का चीज है। केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो गया पता नहीं चल रहा है। फिजिक्स में सब कुछ दिखता है, जो भी होगा सब कुछ दिखेगा। तो सब चीज को जो भी एग्जाम्पल है आप लेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल लेकर समझना है फिजिक्स को। ठीक है? तो फिजिक्स के बारे में बोला जाएगा तो क्या बोलोगे? अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स का डेफिनेशन में कोई दिक्कत? समझ गया फिजिक्स? ठीक है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। ठीक है? तो सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे, इसके बाद इसमें जो भी चीजें पढ़ना वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले 2 वर्ड कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। ठीक है? मोशन को पहले डिफाइन करते हैं। मोशन क्या बताओ? अगर ये बोला जाए मोशन, तो दिमाग में क्या चलता है? क्या चलता है दिमाग में बताओ? अरे मोशन बोले तो दिमाग में क्या कुछ चलता होगा ना, कुछ लाइट जला ना, क्या मोशन बोल रहे हैं तो क्या नया वर्ड नहीं है, सुना होगा पहले भी। मोशन क्या चलता है? कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, मूवमेंट। मोशन मतलब क्या समझते हो? मूवमेंट। मोशन में क्या समझते हैं हम लोग? मूवमेंट। कुछ भी बोलेंगे ना तो दिमाग चलाना है। ठीक है? और बोलना है, आंसर देना, गलत ही होगा ना बोलना है।
तो मोशन जैसे ही बोलेंगे तो क्या समझोगे बताओ, मूवमेंट, कोई बॉडी क्या किया, मूव किया। अब ये बताओ मोशन में है नहीं, अब मोशन में आ गए, है ना। तो अगर बॉडी कोई एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक जाता है तो हम कहेंगे कि किसमें है वो, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। तो जब बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है, जैसे हम वहां से यहाँ हो रहे हैं फिर यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है ना, इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जा रहे हैं, फिर वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बॉडी, हम एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। तो जब पोजीशन में चेंजिंग होगा ऑब्जेक्ट का तो हम कहेंगे कि बॉडी किसमें है, मोशन में। किसमें है, मोशन में। कोई दिक्कत, ये बेसिक मीनिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल से हम समझते हैं मोशन को। इतना तो मीनिंग समझ में आ गया कि जब बॉडी ऐसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या है, मोशन है। ये फैन चल रहा है तो किसमें है, मोशन में है। कोई गाड़ी जा रहा है, जहानाबाद से पटना जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो क्या है, सब मोशन है। बर्ड्स फ्लाई कर रहा है तो क्या है, मोशन है। तो एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन ऑब्जेक्ट गया तो क्या कहेंगे उसको हम, मोशन। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। मोशन मतलब हम लोग समझे पोजीशन में चेंजिंग, ठीक है। और पोजीशन में चेंज ना हो तो क्या कहेंगे उसको हम, रेस्ट बोल देंगे। जैसे अभी हम किस में है बताओ, रेस्ट में है। चलने लगे तो मोशन। इसको मॉडिफाई ऐसे करते हैं कि कोई बॉडी है उसको हम रेस्ट में भी कह सकते हैं और मोशन में भी कह सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है सर, कोई बॉडी रेस्ट में मोशन में कैसे हो सकता है के टाइम पे। एक एग्जांपल हम तुम लोग के सामने रखते हैं, उसका आंसर बताना। मान लेते हैं कि दो बंदा है यहाँ पर, एक है, तुम लोग में से नाम रख दे, नहीं फिर बाद में जाके चिरकाओगे उसको, इसलिए नहीं ना, तो नाम रख देते हैं कुछ और, ए और बी। और ये है नया डिजाइन का बस, पता नहीं जो भी बस होगा, हमको नहीं बनाने आ रहा है, ये बस है, ठीक है। इसमें दो बंदा एक सीट पर बैठा हुआ, और भी लोग हैं, तो एक सीट पर दो बंदा बैठा हुआ है, ए और बी, ठीक है। एग्जाम्पल को ध्यान से सुना। बस रोड पर चल रही है, ठीक है, आगे तरफ बढ़ रहा है, ये मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, कुछ स्पीड से भाग रहा है, बी स्पीड से भाग रहा है, सीधा सीधा हम लिख देते हैं ये मोशन कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कौन जा रहा है, बस ना, ये बंदा बैठा हुआ है सीट पर। एक और आदमी है जो कि रोड पर खड़ा है, ये नाम है इसका सी, और रोड पर है, वही जैसे ये है ना, मान लो कि इधर से जा रहा है बस, हम वही खड़े हैं, ठीक है। बस बढ़ रहा स्टेशन की तरफ, हम सिनेमा हॉल के पास खड़े हैं, वहीं पर बस है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये एग्जाम्पल सेट है, ठीक है। तुम लोग से ये पूछे हम कि अगर हम ए से पूछें, मान लो फोन करके हम पूछ रहे हैं, ठीक है, मान लो हम ही सी हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, हम सी हैं, ठीक है, हम ए से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि बताओ बाबू बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो क्या हमें आंसर देगा बताओ। ए का आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, तुम लोग क्या आंसर सुनोगे इसका बताओ। अगर हम ए से पूछें कि बी रेस्ट में है कि मोशन में है तो क्या बताएगा, रेस्ट में। क्यों बोलेगा बताओ, क्योंकि वो कहेगा कि देखो ना सर, यहाँ पर मेरे साथ ये बैठा हुआ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देखो सीट पर बैठा हुआ है, हम इसको यहीं पर देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, तो यानी कि एक ही जगह पे है। तो अगर मान लीजिए कि और कोई थर्ड पर्सन हम है, तो पूछ रहे हैं हम ए से कि बताओ बी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ए कहता है कि बी रेस्ट में। किसमें कहेगा, रेस्ट में, जबकि बस आगे जा रहा, सिनेमा हॉल स्टेशन पहुंच गया, समझ गए। उसी रास्ता में हम फोन किए तो कहता है कि रेस्ट में है। रीजन पूछते हैं तो बोलता क्या है रीजन, रीजन ये बोलता है कि हमारे साथ बैठा हुआ है कब से और कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन जब हम सी से पूछते हैं, किससे पूछ रहे हैं, सी से, कि देख के बताओ तो बाबू बी रेस्ट में है कि मोशन में है। सी देखेगा तो कहेगा कि अभी सिनेमा हॉल तो अभी आगे बढ़ गया, फिर और आगे चल जा रहा है, ये क्या कहेगा कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, सिनेमा हॉल पे था फिर आगे चला गया, बस ये भी गया ना। तो सी को क्या लगेगा कि बी रुका हुआ है कि जा रहा है, जा रहा है, मोशन में लगेगा। तो सी हमको क्या बताएगा कि बी रेस्ट में है कि मोशन में है, मोशन में। अब किसका आंसर सही माने, हम ए का आंसर सही माने कि बी का आंसर सही माने, बताओ किसका हम आंसर सही मानेंगे। ए का, ये तुम्हारा भुतिया भाई है, इसका मानोगे, अभी दुश्मन है, सी दुश्मन है,
ए का क्यों मानेंगे, सी का क्यों नहीं मानेंगे? सब तो अपना लॉजिक दे रहा है ना, जो लॉजिक है मोशन रेस्ट का, यही ना लॉजिक है बाबू, चेंज इन पोजीशन। देखो यहाँ से एक मतलब ये समझ में आया हमें कि ए कहा रेस्ट में, सी कहा मोशन में, ठीक है, और दोनों का लॉजिक सही है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि एक ही टाइम पर, ध्यान से सुना, एक ही टाइम पर सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में हो सकता है ना, रेस्ट में भी हो सकता है और ए कहा रेस्ट में, सी कहा मोशन में, है ना। एक ही बंदा को एक ही टाइम पर बोल रहा है, सेम टाइम पर दोनों कहता है कि रेस्ट में है और मोशन में है। तो कंक्लूजन फाइनल यही निकल कर आया कि एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में। वो देखने वाले पर डिपेंड कर रहा है, व्यूअर पर डिपेंड करेगा ना कि देख कौन रहा है, उसको पूछ किस तरह है। हम उसको हम कहते हैं फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या व्यूअर बोलेंगे, ठीक है, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी इसको हम कहते हैं। मतलब सीधा सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे या व्यूअर बोलेंगे, ठीक है। तो देखने वाला पर डिपेंड कर रहा है ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, समझ गए। तो हम अब ये क्लियर हो गया हम लोगों को कि रेस्ट और मोशन ऐसे ही नहीं बोल सकते हो, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, व्यूअर पर डिपेंड करता है, समझ गए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कहां से हम देख रहे हैं, समझ गए बात को। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हम बताओ रेस्ट में है कि मोशन में, तुम लोग क्या कहोगे कि रेस्ट में है, मोशन में है, मतलब मोशन में बोल रहा है, तुम लोग देख रहे हो तो क्या कहोगे अभी? रेस्ट में। लेकिन अगर कोई मून पर जाकर, हमारे छत नहीं है, मून पर जाकर टेलीस्कोप लगा के हमको देखेगा तो हम उसको रेस्ट में दिखाई देंगे कि मोशन में? और दूर भेज दो किसी को, चलो मार्स भेज देते हैं उसको, मार्स से हमको देख रहा, मंगल ग्रह से देख रहा हमको, तो हम रेस्ट में दिखेंगे कि मोशन में? क्यों देखेंगे मोशन में? सोलर सिस्टम पढ़ा था नेट में, मोशन करते रहता है ना, सभी प्लैनेट्स किसमें है? मोशन में है। तो वो देखेगा हमको, तो देखेगा क्या कि अर्थ काफी फास्ट मोशन कर रहा है और उसमें हम बैठे हुए हैं, तो हम भी भाग रहे हैं ना। वो कहे कि एक जगह से दूसरे जगह हो गया, तो क्या दिखेंगे हम बताओ? मोशन में। तो हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, तुम लोग कहेगा कि रेस्ट में, और मार्स से देखेगा हमको तो किसमें कहेगा? मोशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड किया, व्यूअर पर डिपेंड कर रहा है ना कि किसके हम रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मार्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या क्लासरूम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो रेस्पेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात होगा कि मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अब दिमाग में क्लियर हुआ बात कि एक ही आदमी रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में। वो डिपेंड किस पे करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, समझ गए। यानी कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, जिसको हम इजी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? व्यूअर कहेंगे। व्यू जो ले रहा है ना उस पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी सब बात को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते, ध्यान सुनना। मोशन क्या समझा? सबसे स्टार्टिंग में समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन अभी क्या सीखे कि पोजीशन चेंज करेगा तो ठीक है, बट विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू व्यूअर, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सबको एक में शामिल करके क्या बोलेंगे डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, लिखना नहीं है भी, सुनो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to any other object, then the object is said to be in motion। तब ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। तो दोनों बात क्लियर कर लिए ना कि पोजीशन भी चेंज होगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, उसके जगह पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो डिफिनेशन दिमाग में बैठा, क्या बोलोगे बताओ? When an object changes its position with respect to frame of reference, with respect to any other object, then the object is said to be in motion। कोई प्रॉब्लम? याद भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आप किसी को समझा सकते हो ना कि पोजीशन में चेंज हो रहा है तो किसमें कहेंगे हम? मोशन में कहेंगे। कोई बॉडी पोजीशन में चेंज करेगा तो क्या कहेंगे उसको? मोशन में कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो लिखो डिफिनेशन, मोशन का डिफिनेशन लिखिए, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes
इट्स पोजीशन, एक और इसमें वर्ड ऐड करते हैं, विथ टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ब्रैकेट में लिख लेना। व्यूअर से ज्यादा समझ में आएगा, देखने वाला है ना, जो देख रहा है उसको, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और व्यूअर then the object is said to be in motion, तब ऑब्जेक्ट को हम किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे, ठीक है। Then the object is said to be in motion, और अगर ऐसा नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे बताओ, रेस्ट कहेंगे, है ना। तो रेस्ट का अगर डिफिनीशन हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कहां पर चेंजिंग होगा, यहाँ ना, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, समझ गए। तो अगर मोशन का डिफिनीशन आता है, मोशन समझ गए, तो रेस्ट भी तो समझ गए, मोशन रेस्ट रिलेटेड है ना दोनों, पोजीशन चेंज किया तो मोशन, और नहीं चेंज किया तो रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट का डिफिनीशन लिखो, रेस्ट का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, बस यहाँ पे चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, बाकी पूरा लैंग्वेज सेम रहेगा, विथ टाइम, with respect to frame of reference, then the object is said to be in rest। अब तुम लोग ये बताओ कि ऐसे नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ मोशन कह सकते हैं, नहीं ना, वो रेस्ट में भी रह सकता है और किसमें, मोशन में भी रह सकता है। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइडेड हो, जैसे कि हम मान लो कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और तुम लोग को हम देख रहे हैं, ठीक है तो तुम लोग किसमें दिखोगे, रेस्ट में। तो हमारे फ्रेम में तुम लोग किसमें हो, रेस्ट में हो, और अभी फिलहाल तुम लोग के फ्रेम में हम किसमें हैं, हम भी रेस्ट में हैं। चलने लगेंगे तो किसमें हो जाएंगे, मोशन में। तो मोशन और रेस्ट का जो कहानी वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, व्यूअर पर, देखने वाले पर डिपेंड करेगा कि रेस्ट में है या फिर मोशन में है। कोई दिक्कत। तो यहां से एक बात निकल कर आता है कि रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अकेला नहीं है, दोनों रिलेटेड है, ठीक है। दोनों जो है ना वो रिलेटिव है, समझ गए ना, दोनों का दोनों क्या है, रिलेटिव, दोनों गोतिया भाई है। इसलिए यहां पर एक हम नोट करके लिखेंगे, लिखो, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट, या रेस्ट एंड मोशन लिखते हैं लोग, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट एंड मोशन या मोशन एंड रेस्ट आर, और यहाँ पर डॉट डॉट खाली जगह रहेगा और इधर लिखा रहेगा टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, कैसा टर्म्स है ये, रिलेटिव टर्म्स है, समझ गए ना, दोनों कैसा टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स, रिलेटेड है ना, मोशन रेस्ट रिलेटिव है। कोई दिक्कत, ठीक है, लिख लिया। तो बताओ तुम लोग के फ्रेम में ये जो फैन का जो ब्लेड है, 3 ब्लेड है ना,
तो हर ब्लेड तुम लोग के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है कि रेस्ट में, बताओ। मोशन में है ना। हम लोग के रेस्पेक्ट में मून रेस्ट में है कि मोशन में, मोशन में घूम रहा है ना वो भी। मार्स किसमें है, मोशन में। हम लोग के रेस्पेक्ट में अर्थ किसमें है, बताओ। रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में। जबकि अर्थ मूव कर रहा है, बट हम लोग के रेस्पेक्ट में क्या है, ये रेस्ट में, अभी रुका हुआ है ना। ऐसे एक क्वेश्चन आता है ना छोटा बच्चा के दिमाग में कि लोग सर बोलते हैं कि अर्थ घूमता है, तो कहाँ घूम रहा, हम तो देख रहे हैं कि यहीं पे है, अभी घर मेरा यहीं पे है, यहीं पे, कहाँ घूम रहा है, घूमते तो नहीं दिख रहा। अर्थ बहुत बड़ा है ना, और काफी स्मूथली घूमता है। बीच में कोई ऐसा ऊपर खाबर रोड नहीं ना इसके लिए कि जाएगा तो हंसकेगा तो हलचल हो रहा है, अब पता चला है कि मोशन में। जैसे ट्रेन में बैठते हैं हम लोग और ट्रेन में पटरी चेंज ना हो, एकदम से स्मूथली चले, ठीक है, कहीं कुछ ना हो तो लगता है कि एकदम से रेस्ट में। ऐसा कभी कभी फील होता है कि किसमें है, रेस्ट में है, समझ गए। तो जिस ऑब्जेक्ट पर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तुम लोग को, ध्यान सुनना। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर व्यूअर बैठा हुआ है, जो व्यू ले रहा है यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मूविंग ऑब्जेक्ट पर वो बैठा हुआ है देखने वाला, तो उसके रेस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा, बताओ। रेस्ट में। किसमें चला जाएगा, रेस्ट में। जैसे कि अर्थ मूव कर रहा है और अर्थ पर ही है ना हम लोग, तो अर्थ हमारे लिए किसमें है, रेस्ट में। जैसे बस है, बस चल रहा है, ठीक है, उसमें हम बैठे हुए हैं, तो बस उस बंदे के लिए जिसको जो बैठा हुआ उसके लिए क्या है, वो रेस्ट है। क्या है, वो रेस्ट है, क्योंकि उसको बैठा हुआ हर समय वो बस को अपने साथ पाएगा, उस सीट को अपने पास देखेगा वो। इसका मतलब पूरा बस उसके लिए क्या है, रेस्ट में है, समझ गए। तो मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर बंदा बैठा हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही है, तो उसके लिए वह मूविंग ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा, रेस्ट में। लेकिन वही बाहर से जब देखेगा तो उसको किसमें दिखाई देगा, मोशन में दिखेगा। तो दिक्कत, लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट में ही हम हैं, तो हमारे लिए लिफ्ट किसमें है, बताओ, रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट में। किसमें, रेस्ट में। लेकिन बाहर से कोई देखेगा तो उसको मोशन दिखेगा, बट हम लोग के लिए जिसमें है उसमें क्या है, रेस्ट में। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मूविंग ऑब्जेक्ट पर रहेंगे तो किसमें दिखेगा, वो रेस्ट में दिखाई देगा, है ना। कभी ट्रेन पर बैठकर कभी ऐसा सोचा है तुम लोग कि ट्रेन पर बैठे हुए हैं और बगल में जो पेड़ वगैरह रहता है ना, वो लग, जैसे ट्रेन इधर जा रहा है आगे, तो लगता है कोई पीछे जा रहा है ना, पेड़ पीछे जा रहा है, हम वहीं पे है, उल्टा लगता है ना। उल्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट हो ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन किसमें चला गया तुम्हारे लिए, रेस्ट में। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है कि तुम जा रहे हो आगे, ठीक है, तो जो रेस्ट में है वो किसमें दिखाई दे रहा है, मोशन में, है ना। पेड़ रुका हुआ लगता है कि जा रहा है आगे, कभी कभी तो लगता है कि हाँ आपकी पता चल रहा है कि यार तो घूम रहा है, कभी लगे ना कि गोले भाग रहा है पृथ्वी, ऐसे लगता है ना कभी कभी। तो एक्चुअल में जा रहे हो तुम और रेस्ट वाला पोजीशन दिख रहा है तुमको मोशन में, तो देखने वाला पर डिपेंड करता है कि रेस्ट में है या मोशन में है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर करता है कि अर्थ घूम रहा है कि नहीं, बताओ, प्रूव करो, तो उसको प्रूव करने के लिए या तो उसको तुम लेकर चले जाओ स्पेस में, ठीक है, सुनीता विलियम्स के जैसा स्पेस में लेकर चले जाओ तो दिखेगा वो मोशन में, और नहीं तो फिर उसको ऐसे ही लॉजिकली समझाओ कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर बैठे रहेंगे तो वह मूविंग ऑब्जेक्ट किसमें दिखाई देता है, रेस्ट में। जैसे कि ट्रेन पर जब बैठे रहते हैं तो ट्रेन लगता है कि रेस्ट में है, और बगल वाला जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ वो लगता है कि मोशन में है। तो उसको इस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हो, यानी तो प्रैक्टिकल दिखाना है तो अर्थ से बाहर ले जाना पड़ेगा, है ना, और ऊपर से जाकर देखना पड़ेगा, तब अर्थ उसको घूमता हुआ दिखाई देगा। समझ गए, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट का कहानी क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये टर्म्स क्लियर हो गए ना, मोशन एंड रेस्ट। अब इस चैप्टर में हमें बहुत सारा टर्म्स पढ़ना, जो कि सारे टर्म्स न्यूमेरिकल है, यानी कि मैथमेटिकल टाइप का रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर मोशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 बेसिक टर्म्स हैं, उसको हमें समझना होगा, ठीक है। वो पूरा जो मोशन चैप्टर है ना, जो लगभग 15 लेक्चर चलेगा, यानी कि 15 से 20 दिन लगभग चलेगा ये चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है, तो 15 से 20 दिन जो चलेगा, जितना भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, वो पूरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पूरा चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें 5 बेसिक टर्म्स को समझना होगा, ठीक है। वो 5 बेसिक टर्म्स क्या क्या है, तो उस टर्म्स का नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कितना हो गया, 5। देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन,
ये 5 बेसिक टर्म्स को अगर अच्छा से समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर एकदम मुट्ठी में रहेगा, समझ में पूरा आ जाएगा। समझ गए? तो हेडिंग लगाकर लिखेंगे देयर आर 5 basic terms related to motion. There are 5 basic terms related to motion. There are 5 basic terms, लिख दे क्या यहाँ पे? There are 5 basic terms related to मोशन। मोशन से रिलेटेड कितने बेसिक टर्म्स है? 5। फर्स्ट क्या बोले थे बताओ? डिस्टेंस। सेकंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड में क्या है? स्पीड। फोर्थ वेलोसिटी। और फिफ्थ एक्सेलरेशन। लास्ट वाला को क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, कुछ लोग इसको एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं। तो जो बीच में आ रहा है ना, तो उसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, मतलब दोनों सही है प्रोनाउंसिएशन। एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो 5 बेसिक टर्म्स में कौन कौन सा टर्म्स है? एक बार रिवाइज करो इसको, बोलो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है? ये पांचों बेसिक टर्म्स को एक का करके बारी बारी से हमें समझना होगा। ठीक है? तो सबसे पहले लिखा, सबसे पहला टर्म कौन है? डिस्टेंस। तो हमें पहले क्या समझना होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन का बहुत सारा टाइप्स है, समझ गए? आपको आगे सब समझाएंगे ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद लास्ट में समझाएंगे उसके बाद कि मोशन 2 टाइप का है, जैसे बुक में दिया इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म। लेकिन ये टाइप नहीं है, रियल जो टाइप है मोशन का वो बहुत सारा टाइप होता है। ठीक है? जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर बॉडी अगर सर्कुलर मतलब सर्कल में घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। सीधा चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन या लिनियर मोशन कहते हैं। समझ गए? और ऐसे करके जैसे क्रिकेट बॉल फेंकते हैं ना, ऐसे बॉलिंग करते हैं ना, ऐसे या ऐसे थ्रो कर रहे हैं सीधा, तो इस मोशन एक अलग नाम है इसका, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या वो नाम है? प्रोजेक्टाइल मोशन। बोले हैं तुम लोग को पढ़ाएंगे, 9th में नहीं है, लिखा है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। जो ढेला फेंकते हैं ना हम लोग, कोई भी चीज को, मान लो किसी को मारने के लिए फेंक रहे हैं, कोई भी चीज तुम फेंकोगे ना, तो मोशन का नाम ही है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कल में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन। मौत का कुआं तुम लोग देखे हो? मौत का कुआं कभी देखा है? जो मूव करता है ना, कार या बाइक वगैरह, तो कौन सा मोशन करता है? सर्कल में करता है ना, तो सर्कुलर मोशन हो गया। अगर बस सीधा जा रहा है, ट्रेन सीधा जा रहा है, तो लिनियर मोशन। इस तरह से जा रहा है, एंगल बनाकर जा रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। जैसे ऐसे गए आगे फिर गए, पीरियड करता है ना जी, आगे पीछे करता है ना, या लेफ्ट राइट करता है, तो लेफ्ट राइट भी होगा ना, आगे पीछे भी तो आगे पीछे हुआ ना। जैसे इधर मुड़ो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़, बोलता है ना जी पीटी वाले टीचर। तो ये मुड़ा, इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया। तो इस तरह से मोशन का बहुत सारा टाइप है बाबू। ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे इस तरह से, तो इसको सर्कुलर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है? तो इस तरह से मोशन का बहुत सारा टाइप है। स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट करा ना, स्ट्रिंग जैसे कि गिटार सितार का रहता है ना स्ट्रिंग, तो वो अलग मोशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अलग टाइप का मोशन। तो ऐसे मतलब कहने के मेरा मतलब ये है कि मोशन का बहुत सारा टाइप है। ठीक है? तो सब यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है क्लास 9th में। तो मोशन के टाइप पर हम नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या समझना है, ये जो 5 बेसिक टर्म सिखाए हैं ना,
तो बेसिक टर्म्स हम लोग सीखेंगे। उसमें सबसे पहला टर्म्स कौन है बताओ? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही जैसा टर्म है, तो इसको अब हम टाइम ओवर होने जा रहा है, कल सीखेंगे। ठीक है, तो जो